नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कंपटीटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार क्लासेस जारी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो टॉपिक है वह है 18वीं शताब्दी के समय जो नवीन राज्यों का उदय हुआ है उनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से बात करें तो किन किन राज्यों के बारे में हम बात कर चुके हैं। परिचय तो देख लिए किस प्रकार से ये राज्यों का उदय हुआ। दूसरी बातें हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ठीक है। विभिन्न नवीन राज्यों के उदय के अंतर्गत हमने क्या देखे, मुगलों से अलग होकर जो बने राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर मुगलों के प्रांत हुआ करते थे और उसी प्रांतों में उसी सूबा में, सूबा या प्रांत, मुगलों के सूबा थे या प्रांत थे, उसी प्रांत या सूबा में सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। और मुगलों के जो शासक है वो जब अयोग्य होने लगता है तो यहाँ पर देखने को मिला कि विभिन्न राज्यों का उदय हुआ था, जैसे कि हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल। अन्य और राज्य है जैसे कि मराठा, मैसूर, पंजाब, केरल, रोहिलखंड। ये सारी की बातें हम कर रहे हैं। तो हैदराबाद की बातें हो चुकी है, कर्नाटक की बातें हो चुकी हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो अवध और बंगाल की बात करेंगे, ठीक है। अवध और बंगाल। चलिए, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो नवीन राज्यों के उदय के अंतर्गत अवध। चलिए, बात करते हैं यदि तो अवध के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अवध भी मुगल के समय एक सूबा था। ये यहाँ पर मुगलों का प्रशासन था, दिल्ली और आगरा के आसपास। ये क्या है भाई साहब, दिल्ली, आगरा। और दिल्ली आगरा के स्थान पर कौन थे, मुगल साम्राज्य देखने को मिला था। और मुगल साम्राज्य में उस समय जो शासक निकल के आते हैं वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। मोहम्मद शाह रंगीला। और मैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैं ये भी बताया हूँ कि इनके समय मुगलों का पतन बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि ये बहुत अयोग्य शासक थे, जिनके कारण से पतन तेजी से हुआ। वहीं पर हम बात करें तो उसके नीचे आएंगे तो ये जो है अवध है। इधर बंगाल की बातें हम करेंगे बाद में। इस तरफ क्या है भाई साहब, अवध। ठीक है। और अवध का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है सादत खान। क्या है उसका नाम, सादत खान। शहादत खान के बारे में याद रखिए, मैंने क्या कहा कि ये जब अवध क्या था पहले, कहने का मतलब है मुगल के समय, पहले मतलब मुगल के समय, मुगल साम्राज्य के समय एक क्या था भाई, एक प्रांत या सूबा था। और इसी प्रांत या सूबे, सूबा में नियुक्ति किसकी की जाती थी, नियुक्ति किसकी होती थी, नियुक्ति होती थी सूबेदार की। समझिएगा, सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। तो सादत खान को भेजा गया था, क्या बनाकर, सूबेदार बना के भेजा गया था, सूबेदार। ठीक है, किसको, सादत खान को। सादत खान को यहाँ का सूबेदार बना के भेजा था। जब बात पता चलती है कि मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में एक चीज और मैंने कहा था कि ये जो ईरान का शासक है, ये क्या है भाई साहब, ईरान।
और ईरान का यहाँ का जो शासक है नादिर शाह। नादिर शाह, ईरान के शासक नादिर शाह। नादिर शाह जब भारत पे हमला किया था, ठीक है, भारत पे हमला किया था, बार बार जो है हमला देखने को मिला था इसी समय, ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिली थी। और इसी के कारण यहाँ पर ये इसी में बिजी हो गया। और कहा जाता है कि अवध के जो सूबेदार नियुक्त किया गया था, किसको, सादत खान को, यही सादत खान ने अवध को एक नया रूप धारण करने का मतलब एक नए राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक है। चलिए, और सादत खान के बारे में ये भी कहा जाता है, देखिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी और उपाधि का नाम है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था, अवध का निर्माण किया था, अवध के संस्थापक ये थे। चलिए, ठीक है। तो ये अवध के नवाब इसलिए जो है, देखिए अवध के शासक को क्या बोला जाता है भाई, नवाब बोला जाता है। तो नवाबों की बातें हम करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवध के नवाब। अवध के नवाब, कौन कौन से नवाब हुए हैं उसकी चर्चा करें, तो सबसे पहले सादात खान तो आएंगे ही, जिन्होंने अवध का संस्थापक कहा जाता है, जिनको सादत खां। और सादत खान का जो समय है सन 1722 से लेकर सन 1739 ईस्वी। दूसरे नंबर पर जो आएंगे क्या, सफदरगंज। सफदरगंज जो 1739 से लेकर 1754 तक देखने को मिलता है। वहीं पर तीसरी बात करें तो इनके बाद शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला का जो शासन काल है वो 54 से लेकर 1754 से लेकर 75 तक देखने को मिलता है। वहीं पर चौथे नंबर पर बात करेंगे आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला जिनका समय काल सन 1775 से लेकर सन 1775 से लेकर 97। फिर वहीं आगे चलते हैं, वजीर अली। वजीर अली, और वजीर अली का समय काल सन 1797 से लेकर 98, एक वर्ष देखने को मिला। फिर वहीं पर छठे नंबर में बात करें आदत अली खां। आदत अली खां, अली खां जिनका समय काल सन 1798 से लेकर 1814 ईस्वी। फिर उसके बाद आते हैं गजाउद्दीन हैदर अली खां। गजाउद्दीन हैदर अली खां, और इनका समय काल 1814 से लेकर 1827 ईस्वी। नासिरुद्दीन हैदर, के बाद कौन आते हैं भाई, नासिरुद्दीन हैदर। और नासिरुद्दीन हैदर सन 1827 से लेकर 1837 ईस्वी। फिर उसके बाद अली शाह आते हैं। अली शाह आते हैं, ठीक है, 1837 से लेकर 1842। वहीं पर हम बात करेंगे अमजद अली शाह, जिनका समय काल 1842 से लेकर 47। और सबसे अंतिम में
वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह का समय काल सन 1842 से लेकर 1856 ईस्वी तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, ये याद आपको पूरी तो नहीं रखनी है, हालांकि आप रखना चाहते हो रख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात याद रखिए। ठीक है, और सबसे अंतिम तो याद आपको रखना है, क्योंकि वाजिद अली शाह क्या है, अवध के अंतिम नवाब थे। अवध के क्या थे भाई साहब, अंतिम नवाब थे। और इसकी चर्चा भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसको आपको याद रखना। ठीक है, तो सादत खान के बारे में तो हमने देख लिए थे। ठीक है, सादत खान के बारे में हमने बात कर लिए थे, किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने क्या कहा, सादत खां, और सादत खां इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1739। ठीक है, सन 1739 में क्या हो जाता है भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत इनका कहा जाता है, इनका भतीजा एवं दामाद, ठीक है, इनके बाद जो नवाब बनते हैं, ठीक है, अगला नवाब जो होगा, अगला नवाब वो कौन होगा, वो है आपका सफदरगंज। ठीक है, सफदरगंज। और सफदरगंज के बारे में आप जानते हैं, 1739 से लेकर 54 तक इनका शासनकाल रहा है। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनके क्या थे भाई साहब, भतीजा एवं क्या था, दामाद था। भतीजा भी था और दामाद भी था। दामाद कहा जाता है कि सादत खान के जो भाई है, ठीक है, कुछ मुंह बोला भाई वगैरह होंगे, जो भी उसकी बहन है, ठीक है, कहने का मतलब इस, और कहने का मतलब, ठीक है, वो उसको पुत्री मानते थे, तो उन्हीं से शादी किया था, और इनका भतीजा था। तो सादत खान के बारे में कहा जाता है, सॉरी, सफदरगंज खान के बारे में कहा जाता है कि ये इनका भतीजा है और दामाद है। चलिए, ये बातें हो गई। चलिए, सफदर खान के समय एक रीति रिवाज बनी थी मुगल प्रशासन में। ठीक है, मुगल प्रशासन में समझिएगा, इस तरफ अगर देखें, समझिएगा, इस तरफ पर देखें, तो मैंने क्या कहा, ये है आपका क्या भाई साहब, मुगल काल, मुगल साम्राज्य, यहाँ पर दिल्ली और आगरा के पास क्या है, मुगल मुगल साम्राज्य। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर क्या है, अवध है। क्या है, अवध, मुगल साम्राज्य अवध। देखिए, ये अवध में क्या देखने को मिलेगा, नवाब देखने को मिलेगा, लगातार जो है नवाब आ रहे हैं। पहले सादत खां है, फिर सफदरगंज खां है। सफदरगंज खां के बारे में कहा जाता है कि इनके समय मुगल प्रशासन में, आप जानते हैं मुगल प्रशासन में किसकी नियुक्ति की जाती थी, वजीर की नियुक्ति की जाती है। समझिएगा, पहले मुगल प्रशासन में वजीर की नियुक्ति की जाती थी। अब नियम ये चेंज कर दिया, मुगल प्रशासन ने नियम ये चेंज कर दिया कि जब भी कोई अवध का अगला नवाब होगा, ठीक है, जब भी कोई अवध का नवाब होगा, वही नवाब मुगल प्रशासन में वजीर कहलाया जाएगा, उनको वजीर का पद दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, सफदरगंज के समय
ये आदेश दिया गया, ये नई नियुक्ति की गई, ये नया जो है मुगल प्रशासन में ये चीजें लाई गई कि जब भी अवध में कोई नया नवाब की नियुक्ति की जाएगी, नया नवाब बनेगा, तो वही नवाब मुगल प्रशासन में वजीर का भी काम करेगा। वजीर कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो नवाब बनेगा वो जो भी मुगल शासक होगा उनका वजीर कहलाएगा। ठीक है, एक एक तरह से उनको ऑटोमेटिक ये पद उनको मिल जा रहा है। जब भी आप अवध का नवाब बनोगे, आपको ऑटोमेटिक वजीर बना दिया जाएगा। ये कब की बात है, ये सफदरगंज के समय देखने को मिला था। यहाँ से स्टार्ट हो गया। सफदरगंज भी ज्यादा समय तक देखने को नहीं मिला था। सन 1739 से 54 तक देखने को मिला था। और 54 के बाद जो थर्ड नंबर के जो शासक आते हैं वो है आपका शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बारे में कहा जाता है, पहले तो इनका समय काल है 1554 से लेकर 75। और शुजाउद्दौला के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि इसके समय क्या क्या चीजें हुई थी। इसके समय आपको पानीपत का युद्ध देखना पड़ेगा। ठीक है, मिलेगा पानीपत का। ठीक है, थर्ड युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक है, जो कि 1761 में देखने को मिलेगा। और इस पानीपत के युद्ध में शुजाउद्दौला ने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली का साथ किया था। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक है, इन्हीं के समय आपको देखने को मिलेगा बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध जो आपको 1764 में देखने को मिलेगा। बंगाल नवाब, इन्होंने इन्होंने बंगाल नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। मीर कासिम कासिम का क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक है, और इन्हीं के समय सन 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें शुजाउद्दौला के समय होंगे। पानीपत का जो है तृतीय युद्ध, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। और इलाहाबाद की संधि भी इसके समय देखने को मिली। देखिए, ये सभी बातें चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो, ठीक है, चाहे प्लासी का युद्ध हो, चाहे इलाहाबाद की संधि, बहुत सारी जो चीजें हैं, जब हम आएंगे, अंग्रेज आएगा, जब बंगाल के नवाब बनेंगे, बंगाल और अंग्रेज के समय ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम कौन है, क्या है, ये सारी बातें उनकी भी बारे में हम जान लेते हैं, तब सभी बातें हम करेंगे। ठीक है, क्या षड्यंत्र रचे गए थे, कैसा जो है बक्सर के युद्ध में जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, तो जब हम अंग्रेज के बारे में तो खैर जानते ही हैं, जब हम बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ लेंगे तब इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है इलाहाबाद की संधि, क्या है पानीपत का थर्ड युद्ध, ये सारी बातें हम करेंगे। तो फिलहाल बस इतना जानिए कि इनके समय ये बातें हुई थी, ये चीजें हुई थी, एक घटनाएं हुई थी शुजाउद्दौला के समय। चलिए, शुजाउद्दौला के बाद यदि बात करें तो चौथे नंबर पे जो नवाब है वो है आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला जिनका समयकाल सन 1775 ईस्वी से लेकर सन 1797 ईस्वी तक आपको देखने को मिली। इस आसफ उद्दौला के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन किया था।
और राजधानी परिवर्तन उन्होंने कहाँ से कहाँ किया भाई साहब? उन्होंने पहली राजधानी इनकी क्या थी? फैजाबाद थी, फैजाबाद थी। और फैजाबाद से उन्होंने क्या किया? परिवर्तन करके लखनऊ लाया, लखनऊ। ठीक है। और आप जानते हैं लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ को क्या कहा जाता है भाई साहब? नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो फैजाबाद से लखनऊ राजधानी क्या है? परिवर्तन किया था। ठीक है, पहले फैजाबाद थी, बाद में लखनऊ। साथ ही साथ इनके समय एक निर्माण भी देखने को मिला था। निर्माण, निर्माण बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा एक भवन, एक बहुत बड़ा भवन जिसको इमाम बाड़ा कहा जाता है। बड़ा इमाम भवन का जो निर्माण है वो लखनऊ में किया गया था। और लखनऊ में देखने को मिला था, जिसका निर्माण आसफ उद्दौला ने किया था। तो आप समझते हैं, जानते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, तो उसी का स्थापना, उसी का निर्माण आसफ उद्दौला ने किया था। उनके बारे में याद रखिए। तो मैंने क्या कहा कि अवध के नवाब की ये चार ही चीजों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार ही नवाबों के बारे में ही याद रखिए। बाकी की जो नवाब है उनको याद रखना नहीं रखना आपकी मर्जी। उनके बारे में इतिहासकारों ने कोई फैक्चुअल चीज नहीं छोड़ी है, कोई नहीं दी है, और नहीं इनके बारे में कोई घटनाक्रम सामने निकल के आता है। ठीक है, चलिए। सबसे अंतिम नवाब की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह का जो समय काल आपको देखने को मिलेगा 1882 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी। अब थोड़ा इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी के बारे में अगर बात करें तो मैं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे इनकी पत्नी का नाम लिखूंगा तो आप फट से समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, बेगम हजरत महल। समझ गए होंगे क्या करने वाला हूं। और इनका पुत्र था, ठीक है, ब्रिजेश कादिर। ब्रिजेश कादिर। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम बेगम हजरत महल है, पुत्र ब्रिजेश शाह है। ठीक है, अब देखिए ये समय क्या चल रहा है भाई साहब? 1856। समय क्या चल रहा है? 1856। अंतिम इनका जो है वक्त क्या है? 1856। कहा जाता है कि इसी समय आपको देखने को मिलेगा 1854 से 56 के आसपास। ठीक है, क्या हुआ था इसी समय? क्या थे? गवर्नर। गवर्नर उस समय गवर्नर कौन था भाई साहब? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड क्या है? डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? एक नीति लाई थी जिसको कहा जाता है हड़प नीति। ठीक है, समझिएगा पहली पूरी बातें। लॉर्ड डलहौजी ने क्या नीति लाई थी? हड़प नीति। और हड़प नीति के अंतर्गत चीजें क्या थी? हड़प नीति के अंतर्गत यदि कोई शासक है, यदि कोई शासक है और उस शासक का कोई डायरेक्ट पुत्र नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई शासक है, किसी राज्य का शासक है, यदि उस शासक का डायरेक्ट पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को, उस शासक के जो राज्य है, उस शासक के जो राज्य है, उस राज्य को हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश राज्य में क्या किया जाता था? मिला लिया जाता था।
कहने का मतलब है ब्रिटिश राज्य में संविलियन। ठीक है, ब्रिटिश राज्य में क्या किया जाता था, संविलियन कर दिया जाता था। ये चीजें आप देखें, झांसी हुआ था, सतारा हुआ था, ऐसे बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ में जो नागपुर पुलिस बेंस होता है वो आता है, वो भी हुआ था। तो इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी चीजें देखने को मिलती कि शासक के कोई डायरेक्ट पुत्र नहीं, डायरेक्ट पुत्र समझते ना, उनकी खुद की पत्नी से कोई पुत्र नहीं, ऐसा चचेरा जो है चचेरे जो अपने भाई का पुत्र हो सकता है, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। ठीक है, गोद लिया वाला पुत्र भी नहीं चलेगा। मतलब कहने का मतलब है खुद का अगर खून नहीं है, खुद का कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो शासन की बागडोर तो वो संभालेगा नहीं, कोई और संभालेगा। तो इसके बजाय हड़प नीति के अंतर्गत जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में संविलीन करने का आदेश जारी कर दिया। और इसी के अंतर्गत जो अवध है, इसी के अंतर्गत मैंने क्या कहा, जो अवध है, अवध पर कुप्रशासन की आरोप लगाकर, अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर, कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने अवध को अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। क्या है, ब्रिटिश राज्य में क्या किया भाई साहब, मिला लिया। और इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि जो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल जो इनकी पत्नी है, इन्होंने ही, ठीक है, इन्होंने ही 1857 की क्रांति हुई, आप देखेंगे इसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है 1857 की क्रांति भी देखेंगे। 1857 की क्रांति में उन्होंने लखनऊ से, उनका केंद्र क्या था भाई, लखनऊ से, ठीक है, उन्होंने 1837 जो है 57 की क्रांति में भाग ली थी। और वो भाग ली थी इसलिए कि जो अवध को अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश अपने राज्य में ला लिया, उस अवध को अपने पुत्र, उनके बाद उसका पुत्र ही बनेगा भाई। अगर कोई शासक है तो शासक के बाद नेक्स्ट शासक कौन बनता है, उसका पुत्र बनेगा, उसका भाई बनेगा, उसका बेटा बनेगा, जो भी है, ठीक है, उसका भतीजा बनेगा। तो वाजिद अली शाह के पास जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, वो ब्रिजेश शाह बनेगा, ब्रिजेश कादिर बनेगा। और इस ब्रिजेश कादिर को ही अवध दिलाने के लिए इनकी माता श्री बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, बहुत झांसी से आप देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई, यहाँ झांसी को भी क्या किया गया था, कब्जे में कर लिया था। तो ऐसे स्थिति बनती है और इसीलिए वाजिद अली शाह को अवध के अंतिम नवाब के रूप में गिना जाता है, कहा जाता है। उनके बारे में क्या कहा जाता है, अवध का अवध के अंतिम नवाब के बारे में, अंतिम नवाब इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके बाद, ठीक है, अंग्रेज क्या करते हैं, अवध को अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने ब्रिटिश राज्य में क्या कर लेते हैं, संविलियन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी किसके बारे में, अवध के बारे में। तो मैंने अच्छे तरीके से मैंने बताया कि अवध में क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, अवध किस प्रकार से अस्तित्व में आया था और अंतिम जो नवाब है उनके बारे में ये चीजें। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या देखेंगे भाई, इसके बाद जो देखने वाले हैं, अब तो हो गया आपका हैदराबाद
हो चुका है, कर्नाटक हो चुका है, अभी जस्ट अवध देखेंगे। अब देखेंगे बंगाल। ठीक है, इसके बाद मुगलों से अलग होकर जो बने राज्यों की बातें हो जाएगी। फिर अन्य राज्य मराठा मैसूर की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा, बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई साहब, नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर पर बंगाल। बंगाल या बंगाल जो भी है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम जो है इसके परिचय को जान लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो है अवध की जो भी सॉरी अवध की बोलता हूँ, बंगाल की, बंगाल के जो भी नवाब होंगे उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहली बातें इनकी जियोग्राफिकल एरिया को समझते हैं कि बंगाल में क्या क्या चीज। जियोग्राफिक एरिया, अगर भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, क्या है, भौगोलिक क्षेत्र, अगर भौगोलिक क्षेत्र की हम बातें करें तो बंगाल किस तरफ पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, कैसी स्थिति बन के आती है, वो हम देखेंगे। चलिए, ये है भारत देश, और यहाँ पर आपको जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये पूरा एरिया क्या पड़ता है भाई साहब, ये पूरा एरिया बंगाल के अंतर्गत आता है। क्या पड़ता है, ये पूरा एरिया बंगाल के अंतर्गत आता है। चलिए, ये है क्या, बंगाल। अब आप बोलेंगे सर ये बंगाल इतना बड़ा है, अरे इतना बड़ा इसलिए है कि इस बंगाल में सिर्फ ये अकेला नहीं है, इकलौता नहीं है। बंगाल में क्या क्या जो राज्य वो आएंगे, ये तो पहली बात तो पश्चिम बंगाल आएंगे। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, इसमें बांग्लादेश शामिल है, बांग्लादेश शामिल है इस बंगाल में, इसमें आपका बिहार शामिल है, इसमें आपका उड़ीसा शामिल है, इसमें आपका झारखंड शामिल है, झारखंड शामिल है, इसमें आपका असम शामिल है। ठीक है, तो सोच सकते हैं बंगाल, सिर्फ बंगाल का मतलब ना कि पश्चिम बंगाल है, नहीं पूर्वी बंगाल है, ना कोई बंगाल, अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति है, ठीक है, हमारा जो देश आजाद होने के बाद जो अलग हो गया बांग्लादेश, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी बंगाल कहते हैं। और पूर्वी बंगाल का जो एरिया था या उनकी राजधानी थी वो क्या थी, वो ढाका थी। और पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई साहब, वो कोलकाता थी। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। अभी फिलहाल मैंने क्या कहा, जो बंगाल आप देख पा रहे हैं उसमें क्या क्या एड था, उसमें पश्चिम बंगाल थे, उसमें बांग्लादेश था, उसमें बिहार थे, उसमें उड़ीसा, झारखंड, असम, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र बंगाल पर था। और साथ ही साथ आपको देखने को जब मिलेगा तो इधर से, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, समझ सकते हैं जियोग्राफिक एरिया में स्पेस भी चाहिए। इधर से आप देखेंगे गौमुख से जो है गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगा निकलती है, और यहाँ से यूपी से, पटना से आते हुए इस तरफ ये कहाँ बह जाती है, ये एरिया कौन सा है भाई, ये आपके वे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है,
ये आपका बंगाल की खाड़ी, जानते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इससे भी निकल जाती। अब इधर से आपको और एक नदियां, ये क्या है भाई साहब, गंगा नदी, क्या है ये, मैंने क्या कहा, गंगा नदी। साथ ही साथ इस तरफ से आप देखेंगे तो क्या आता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तिब्बत से आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी। इधर गोमुख जो है गंगोत्री से निकलकर आती है, वो कौन है, गंगा नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनती है, अब नदी है, नदियों का यहाँ संगम है, नदियों का जो है यहाँ बाढ़ लगा हुआ है, और यहीं से आपको और जो है इधर से सोन नदी भी आएंगी पटना पर, जहां पर इधर से सोन नदी निकल के यहाँ पर यूपी पटना पर, जो है बिहार के पटना पर, ठीक है, इधर से सोन नदी आएंगी और बिहार के पटना पर आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो सारी नदी है, सारी नदी के मध्य बीच में ही क्या है, बंगाल का पूरा एरिया है। और अब समझिएगा, और आप समझिएगा इस तरफ इधर दिल्ली और आगरा के मध्य, दिल्ली आगरा के आसपास इधर क्या है, मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। और बंगाल के बारे में हमने ये कहा था कि बंगाल जो है, बंगाल जो है उस समय का मुगल साम्राज्य के समय, मैं यहां लिख देता हूं, इनके समय बंगाल क्या था भाई साहब, बंगाल मुगलों का प्रांत था, मुगलों का एक सूबा था, पहले लिख देता हूं, बंगाल मुगल के समय, मुगल प्रशासन के समय, मुगल के समय क्या था, एक सूबा था या प्रांत था, सूबा या प्रांत एक ही मतलब है। और इस सूबा या प्रांत में नियुक्ति किसकी की जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नियुक्ति किसकी की जाती है भाई साहब, नियुक्ति सूबेदार के रूप में की जाती है, सूबेदार, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ा बंगाल का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस बंगाल, ये पूरे बंगाल के लिए एक सूबेदार की नियुक्ति की जाती है, समझे पहली बात है, पूरे बड़े भौगोलिक क्षेत्र है, उस बंगाल पर एक सूबेदार की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल का एरिया है, बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, झारखंड है, असम है, ये सारे के लिए क्या किया जाता है, ये सभी के लिए क्या किया जाता था, एक नायाब सूबेदार की नियुक्ति की जाती है, नायाब सूबेदार, ठीक है, नायाब सूबेदार। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा, जो बड़े एरिया है बंगाल का, जो इतना बड़ा एरिया है, उस एरिया के लिए एक सूबेदार की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड, असम, बिहार, बांग्लादेश, ये सबके लिए अलग अलग से एक नायाब सूबेदार की नियुक्ति की जाती है, जिसकी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति उनको उत्तरदायित्व होती है, नायाब सूबेदार सूबेदार के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, और जो सूबेदार है वो मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होंगे। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैंने कहा जो नायाब सूबेदार है वो सूबेदार के प्रति प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है, और जो सूबेदार है वो मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी का मतलब समझते हैं ना, मतलब नायाब मुगल बादशाह के नीचे सूबेदार, सूबेदार के नीचे जो है नायब सूबेदार। कहने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है नायब सूबेदार को, उस सूबेदार को पहुंचाएगा, ठीक है, और सूबेदार सारी चीजों का इंफॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पर मुगल साम्राज्य को देगा, मुगल बादशाह को देगा। चलिए एक चीज और यहाँ पर समझते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर
जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी यही है, सोन नदी इधर है और नर्मदा भी नदी इधर, मतलब गंगा नदी और उनके सहायक नदी, गंगा और उनकी सहायक नदी के मध्य में ये बंगाल आपको देखने को मिलेगा। और जब ऐसी स्थिति आए कि नदियों का जो है यहाँ पर अंबार लगा होगा, तब क्या स्थिति देखने को मिलेगा, तब तब क्या होगा, जो एरिया होगा, ये बंगाल का जो एरिया होगा, ये बंगाल का जो एरिया होगा वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होंगे भाई साहब, उपजाऊ होगा। ठीक है, उपजाऊ होगा, अरे पानी है, मिट्टी है, ठीक है, तो क्या होगा, उपजाऊ होगा। अब जब उपजाऊ होगा तो यहाँ से जो रेवेन्यू डेवलप होगा, रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू कहने का मतलब पैसा वैसा आएगा, यहाँ से जो पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएंगे, ये बहुत अधिक मात्रा में आते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र सोन नर्मदा सभी नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और इसी कारण से जो रेवेन्यू आएगा ये उपजाऊ होगा। तो मुगल साम्राज्य ये कभी भी नहीं चाहेगा, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि क्या हो, बंगाल उनके हाथ से निकल जाए, बंगाल उनके हाथ से चली जाए। ठीक है, हमेशा हमेशा ये चाहते हैं कि बंगाल इनके अंतर्गत ही रहे। औरंगजेब देखिए, रेवेन्यू तो सभी देंगे, जो भी सूबेदार है, सूबेदार का ये दायित्व रहता है, समझिए सूबेदार की बातें, सूबेदार का ये दायित्व रहता है। देखिए, सूबेदार के साथ एक दीवान की भी नियुक्ति की जाती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सूबेदार के साथ साथ, ठीक है, एक दीवान की नियुक्ति भी की जाती है किसी भी प्रांत में। ठीक है, किसी भी प्रांत में सूबेदार और दीवान की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जहां पर दीवान का कार्य क्या रहता है कि वही ये रेवेन्यू की बातें करता है, रेवेन्यू वगैरह पैसा वैसा देता है, और सूबेदार का कार्य क्या रहता है, क्या करता है, कानून व्यवस्था बना के चलना। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तैयार कौन करता है, वो कौन बनाता है, वो सूबेदार बनाता है, कानून व्यवस्था बनाता है, लॉ एंड ऑर्डर तैयार करता है, बनाता है। और दीवान का कार्य है कि रेवेन्यू जितना आ रहा है उस रेवेन्यू का कलेक्शन करना। ठीक है, उस रेवेन्यू का कलेक्शन करना, कलेक्शन करके किसको दे देना, मुगल बादशाह को देना कि बादशाह साहब इस वर्ष इतना रेवेन्यू डेवलप हुआ, इतना रेवेन्यू आया है। तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू होती है तो कहा जाता है कि भले ही कहीं और से आए ना आए लेकिन बंगाल से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र है तो बंगाल से आना चाहिए, तो कोई भी मुगल बादशाह होंगे उनका नजर हमेशा बंगाल की ओर पड़ा रहेगा। ठीक है, और सॉरी, और जो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब यहाँ के अंतिम शासक थे। ठीक है, वो जब भी रेवेन्यू आने के समय बात करते तो वो रेवेन्यू का जो ध्यान है, रेवेन्यू आने का जो ध्यान वो केंद्रित किस पर करता है, वो फोकस बंगाल पर रहता है। इस बार रेवेन्यू कितना आएगा, कितना आ रहा है, क्या परिस्थिति है, उनको अवध आएगा तो सभी से, चाहे वो अवध हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो जो है क्या है हैदराबाद हो, आएगा तो सभी से, क्योंकि सभी में उन्होंने सूबेदार छोड़े हैं, सूबेदार नियुक्त किए, दीवान नियुक्त किए। ठीक है, तो आएगा तो सभी से, लेकिन बंगाल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, प्रांत था। ठीक है, तो सभी की नजर, सभी मुगल बादशाह की नजर इसी बंगाल पर रहती है। ठीक है, तो बंगाल की ये बातें हो चुकी हैं। ठीक है, और आगे हम एक एक करके हम इसकी बातें करेंगे, एक एक करके बंगाल के निर्माता, कहने का मतलब बंगाल के संस्थापक की बातें करेंगे, और उनके साथ साथ विभिन्न जो नवाब बने हैं उनकी हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक इसको लिख ही देता हूं। अगर मैं कोई प्रांत की बात करूं, अगर प्रांत या सूबा की बात करो, एक ही मतलब है, प्रांत या सूबा की बात करो, तो इस प्रांत या सूबा में मैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी बंगाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज समझिए, बंगाल में एक और चीज समझिए, आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए, मैं बता चुका हूं,
इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर क्या था भाई साहब, मद्रास था, और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। ठीक है, आप समझते जानते हैं ना, मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। जब बात थी किस समय की, जब बात थी सन 1717 की, तो 1717 में मुगल बादशाह कौन बने थे, फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर सन 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को ये फरमान जारी किया था। ठीक है, ये आदेश जारी किया था, एक फरमान जारी किया था। उस फरमान को, उस अधिकार पत्र को दस्तक के नाम से जाना जाता है। वो दस्तक या फरमान या जो अधिकार पत्र है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस इस दस्तक के सहारे, इस जो है फरमान के अंतर्गत ये देखने को मिला था कि इसी बंगाल पर 3,000 रुपये प्रति वर्ष आप देकर मुफ्त में क्या कर सकते हैं भाई साहब, 3,000 प्रति वर्ष देकर मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं। ऐसा फरमान, ऐसा आदेश फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और ये इसका कारण क्या है, और इसका कारण मैं बता चुका हूँ, ये सारी बातें बता चुका हूँ कि फर्रुखशियर एक बीमारी से लड़ रहे थे। उनका बीमार ठीक ही नहीं हो पा रहा था, और उसी बीमारी का इलाज किया था अंग्रेज के एक डॉक्टर हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज के डॉक्टर द्वारा क्या किया गया था, उनकी बीमारी का इलाज किया था। और जिनसे ये खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज को 3,000 रुपये प्रति वर्ष के बदले फ्री में, मुफ्त में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं, फरमान दे देते हैं। और इसी को दस्तक कहा जाता है, इसी को अधिकार पत्र कहा जाता है। यही अधिकार पत्र, यह दस्तक या यह फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये चीजें याद रखिए। और आप 1857 की क्रांति देखेंगे, और भी है, बंगाल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। 1857 की क्रांति हम देखेंगे। ठीक है, उनके बाद आप 1857 में भी जो है, आपको जो है उग्रवादी वगैरह यहीं से निकल के आते हैं, क्रांतिकारी यहीं से निकल के आते हैं। उनके बाद हम बंगाल विभाजन देखे थे। क्यों देखे थे बंगाल विभाजन, हम देखेंगे, आगे हम चलेंगे, आपको देखने को मिलेगा। अभी तो शुरू हुआ है भाई साहब। 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात आती है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्रांतिकारी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता, ठीक है, कहां से निकल के आते हैं, खासकर बंगाल से निकल के आते थे। बंगाल में मुस्लिम वर्ग भी थे, हिंदू वर्ग भी थे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र दोनों को डिवाइड करने, दोनों का विभाजन करने के लिए एक नियम लाया गया, एक रूल लाया गया। ठीक है, एक फरमान जारी किया। ठीक है, और वो क्या था, 1905 का बंगाल विभाजन, जो 1905 में जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इनके द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, जहां पर उड़ीसा आते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल आते हैं, जहां पर झारखंड आते हैं, उसको एक तरफ, और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जहां पर आपको बांग्लादेश आएंगे, जहां पर असम आएंगे, ठीक है, इस स्थान को इस स्थान को क्या किया, अलग कर दिया गया। तो बांटो और राज करो की नीति भी इस बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो बंगाल यूं ही नहीं, इतना बड़ा जो है, जो स्पेस है, इतना बड़ा प्लेस है, इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे तो, ठीक है, खुद खुद की करेंगे तो और भी आएगा। चलिए, तो जो जो चीजें जिस दौर में है उसको ही हम बातें करेंगे। जब 1905 का समय आएगा, 1905 का समय आएगा जब बंगाल विभाजन होगा, तो उसकी बातें करेंगे उस समय। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें 1717 में जब फर्रुखशियर थे, तो उसकी बातें हम कर चुके हैं। अभी बंगाल के उस ज्योग्राफिक एरिया को हम समझ रहे हैं जहां पर बंगाल की स्थापना हुई थी। कैसे कैसे एक सूबा से, ठीक है, एक जो है सूबेदार ने एक सूबा से, एक प्रांत से उसको नए राज्य में तब्दील कर दिया, उसकी हम बातें कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो हम कहाँ थे भाई साहब? मैंने क्या कहा? प्रांत या सूबा की हम बातें कर रहे थे। तो बंगाल की जब बातें कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। इस बंगाल पर या कोई भी प्रांत या कोई भी सूबा पर, ठीक है। और ये सूबा प्रांत किसका था भाई? मुगल बादशाह का, मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का। और ये इस बंगाल पर या कोई भी प्रांत पर, मैं बेसिकली बंगाल की बातें कर रहा हूं तो बंगाल की ना, इस बंगाल पर कोई भी एक तरफ आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ नियुक्ति की जाती है किसकी? दीवान की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती थी? दो अधिकारी, एक दीवान की नियुक्ति की जाती है और दूसरा सूबेदार की नियुक्ति की जाती है। इस अगर दीवान की बातें करें तो दीवान क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, ठीक है। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इनका कार्य क्या है? लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि ये किसकी बातें हैं? पैसा वैसा। यहां से भाई, अब उपजाऊ क्षेत्र है तो कृषि होगा। अरे उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र कहने का मतलब है क्या है? कृषि तो भयंकर मात्रा में होगी, ठीक है, कृषि होगी। और कृषि होगा तो रेवेन्यू आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये पैसा वैसे की बात होती है, कर या टैक्स की बात होती है। यहाँ से जो रेवेन्यू डेवलप होते हैं वो आपके जो है। सूबेदार का कार्य है कानून व्यवस्था तैयार करना, कानून व्यवस्था व्यवस्था बनाना, बनाना, ठीक है। सूबेदार का कार्य है कानून व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था क्या करना है? तैयार करना, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई साहब? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन बस 2 मिनट का थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, थोड़ा ब्रेक करते हैं 2 मिनट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको आप जो है आप इसको क्या करिए, आप थोड़ा समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आगे की बातें हम करेंगे।
चलिए, नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। हमारा इस यूट्यूब चैनल आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे की बातें करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सुबह या जो प्रांत है मुगल साम्राज्य का, ठीक है, तो उस समय ये क्या थे भाई, मुगल साम्राज्य का प्रांत था जिसमें दीवान की नियुक्ति की जाती है, उसमें सूबेदार की नियुक्ति की जाती है। दीवान के पास पैसा वैसा बहुत रहेगा, ठीक है, और सूबेदार जो है कानून व्यवस्था तैयार करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तैयार करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब समय था मुगल बादशाह के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मुगल बादशाह, क्योंकि इन्हीं का प्रांत है भाई, तो इनकी जो है चर्चा होंगी ही। मुगल बादशाह में अगर बात करें तो एक तो किस समय, औरंगजेब के समय, औरंगजेब, ठीक है, किसके समय की बात कर रहे हैं, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल काल का अंतिम शासक था, ठीक है, उनके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था, ठीक है। ये क्या था भाई, अंतिम अंतिम बादशाह था, आप जानते हैं, क्योंकि पहले बाबर आए थे, ठीक है, पहले बाबर आए थे, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद कुछ समय का सूरी वंश चला था, ठीक है, आप जानते हैं सूरी वंश, जिसमें आप शेरशाह सूरी पढ़े हैं, इस्माइल सूरी, सिकंदर सूरी, फिर हल्के थोड़े समय से फिर से आपको भारत निर्वासन के उपरांत हुमायूं फिर से देखे थे, ठीक है, उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बाबर, हुमायूं, फिर आपका उनका पुत्र, हुमायूं का भी पुत्र सॉरी अकबर, और अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, अंतिम ये शान। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, ये मुगल बादशाह है अंतिम, और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है कब, सन 1707 में, सन 1707 में इनकी मृत्यु होती है। उनके बाद औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया कि इतने बड़े जो मुगल साम्राज्य को संभाल सके। आपको देखने को मिलेगा कि औरंगजेब के जो 4 पुत्र थे, हालांकि एक पुत्र तो भग जाते हैं, ठीक है, जो अकबर द्वितीय होते हैं, वो तो फारस चले जाते हैं, फारस जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। जो और पुत्र होते हैं, ठीक है, 3 पुत्र, उन पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चलता रहता है। सभी जो शासक थे, वो शासक, इनके बाद के जितने भी शासक अभी आएंगे, जो आएंगे उत्तरवर्ती मुगल काल जो आएंगे, उनमें जितने भी शासक हैं वो अयोग्य शासक थे, और उन्हीं का फायदा उठाकर, उन्हीं का जो फायदा उठाकर, क्योंकि जब कोई शासक अयोग्य हो जाता है तो हम हमेशा देखते हैं कि उनके स्थान पर, ठीक है, उनको पराजित करके उनकी गद्दी पर कोई और बढ़ जाए, क्योंकि आसान होगा उनका पतन करना, ठीक है, आसान हो जाता है ऐसे अयोग्य शासक, ऐसे दुर्बल शासक का पतन करना। तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो क्या थे, वो अयोग्य साबित हुए, ठीक है, उनमें उतना दम नहीं था राज्य चलाने, साम्राज्य चलाने की, और इसी कारण से इनके बाद लगातार पतन जारी रहा। अब बात करते हैं इनके बारे में। औरंगजेब की मृत्यु मैंने कहा सन 1707 में हुआ था। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे थे, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने सूबा पर, अपने प्रांत पर, कौन से प्रांत पर, बंगाल पर, बंगाल जो प्रांत था, मुगलों का जो बंगाल प्रांत था, उस बंगाल प्रांत पर एक दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है, क्या किया गया था भाई साहब, एक दीवान नियुक्त किया गया था, और दूसरा एक सूबेदार नियुक्त किया गया था, सूबेदार, ठीक है, एक दीवान, और दीवान देखने को मिलेगा मुर्शिद कुली खां, ठीक है, दीवान क्या नाम है भाई, मुर्शिद कुली खां। अब पूरा चीजें समझिए,
ठीक, एक एक करके समझे। मुर्शिद कुली खां यहाँ का दीवान था, और सूबेदार सूबेदार था अजीम अजीमुशान। याद रखें, कहा जाता है अजीमुशान कहीं का इनका किसी तरफ का औरंगजेब का पोता था, औरंगजेब का पोता वगैरह था, कुछ रिलेशन में थे। ठीक है, इतना कंफर्म नहीं है कि भाई साहब, मैं भले लिख दिया हूं। कहा जाता है इनका पोता था, कहीं से इनका रिलेशन है। मतलब घर की सदस्य है को सूबेदार के बना के बैठा था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, अगर आप संभालेंगे तो अच्छा होगा, आने वाले समय में आप शासक बन सकते हैं, जो भी है। तो इस प्रकार से होता है ना भाई साहब। अगर कोई जो है किसी का बड़ा दुकान खुला है, अगर वो ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उस ब्रांच में, उस दुकान या कुछ शॉप या बिजनेस के ब्रांच में कहीं दूसरे जगह अपने ही भाई बंधु संबंधी घर के सदस्य को बिठा देते हैं, ताकि वो चीजों को वो क्या करे, वो देखे, एनालाइज करे कि वो बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है, किस प्रकार से चलेगा, ठीक है, और कैसे वो जो है जब बाद में वो वो एलिजिबिलिटी आ जाएगी उनको, बाद में ये सक्षम हो जाएगा, तो वो खुद चला पाएंगे। और इसी कारण से सूबेदार की नियुक्ति की गई थी, और सूबेदार अजीमुल शान जो औरंगजेब के रिलेशन में ही था। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि अजीमुल शाह बंगाल पर न रखी, खासकर उनका जो है वो हमेशा समय बिताते थे, लगभग ज्यादा समय ज्यादा समय दिल्ली पर बिताते थे। समझिएगा बातें मेरी, दिल्ली पर क्या करते थे, बिताते थे। ज्यादातर समय क्या करते थे भाई साहब, ये जो अजीमुल शाह है औरंगजेब की ही रिलेशन में है, तो वो दिल्ली पर अपना समय बिताते थे, क्योंकि वो उस बादशाह का क्या था, उनके रिलेशन में है। जब दिल्ली पर समय बिताते थे तो यहाँ पर इनका कार्य क्या रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर तैयार करना, सूबेदार का कार्य करता है कानून व्यवस्था बनाना। अभी देखिए जस्ट कानून व्यवस्था बनाना, तैयार करना, ठीक है, तैयार करना या कानून व्यवस्था बना के रखना। और यहाँ पर इनका कार्य क्या है, इस दीवान का कार्य है रेवेन्यू जो कलेक्शन करना। अभी देखिए रेवेन्यू जो है कलेक्शन करना, पैसा वैसे की जो बात आती है वो यही पकड़ते हैं। अब जब इनका ध्यान अजीमुल शाह जो है, अरे भाई अजीमुल शाह का जो ध्यान है वो दिल्ली पर है, दिल्ली पर ही वो जाते थे, बाइक लेके चले जाते भाई साहब राउंड में, और दिल्ली पर जाके घूम फिर के वहीं पर खाना वाना दबा के बस दिल्ली पर ही ऐश करते थे। कभी कभार वो जो है देखने के लिए आ जाते हैं कि मेरे सूबेदार का पोस्ट कोई कुछ थोड़ी कर लिया। और इस प्रकार से उनका ध्यान जब दिल्ली पर है, अब जब दिल्ली पर इनका ध्यान है, तो बात याद रखिए, मुर्शिद कुली खां, कोई किसी को भी लालच आ जाएगा। मुर्शिद कुली खां एक प्रकार बोल सकते हैं इनको मन में लालच आ गया, और लालच किस बात पर आ गया, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ से बहुत भयंकर मात्रा में रेवेन्यू आ रहे हैं, उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो पैसा आएगा तो पैसा किसी का भी नियत क्या कर सकते हैं, पैसा से क्या होता है, किसी का नियत डोल सकते हैं, किसी का। तो मुर्शिद कुली खां का नियत डोल गया कि लालच, ठीक है, लालच में सवार हो गए, ये नियत डोल गया। चलिए अब ये ज्यादातर ध्यान ये देते थे, ठीक है, पूरी तरह से जो है क्या करते थे, ये विश्वास करते थे मुर्शिद कुली खां पर कि भाई साहब दीवान तो आप बने चले, ठीक है, दीवान बनने के बाद जो है दीवान तो बने रहे, थोड़ा बहुत सूबेदार की भी जो है चीजें देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा कानून व्यवस्था आप बना लीजिए। औरंगजेब कहते हैं कि मेरे जो पहचान वाले, जो मैंने तो अजीमुल शाह को बना के भेजा था, लेकिन वो तो हमेशा दिल्ली ही आ जाते हैं, ठीक है, दिल्ली ही आ जाते हैं, तो वो जो है आप ही थोड़ा देख लीजिए भाई साहब। तो दीवान और सूबेदार दोनों को पोस्ट का अब लगातार, एक मतलब से कहने का मतलब है कि मुर्शिद कुली खां को ही चला गया एक प्रकार से। हालांकि सूबेदार पोस्ट नहीं मिला, मतलब उसकी जो चीजें कानून व्यवस्था बनाने वाली बातें, ठीक है, यही देखा करते थे। ठीक है, अब चलिए आगे क्या होगा। आगे जब होती है
मैंने क्या कहा, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु मैंने कहा सन 1707 में, और इनके बाद पतन स्टार्ट हो जाता है, मुगलों का पतन। इनकी मृत्यु के बाद मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। चलिए, बाद में हम देखेंगे मुगलों के पतन के बाद अब जो है लगातार क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, उत्तरवर्ती मुगल काल। इनके बाद जो है कौन बनते, उत्तरवर्ती मुगल काल बनते, मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक या बादशाह जो बनते हैं, ठीक है। उनमें से एक है, उनमें से एक है एक बादशाह जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जस्ट अभी मैंने नाम लिखा है, और उसका नाम है, उनमें से एक बादशाह का नाम है फर्रुखशियर, फर्रुखशियर। चलिए, क्या है, फर्रुखशियर। ये जितनी भी बातें हो रही थी मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हो रहे थे कि मुर्शिद कुली खान उस समय दीवान था, ठीक है। फर्रुखशियर के समय कहा जाता है, फर्रुखशियर के समय, फर्रुखशियर के समय सन 1717 में, सन 1717 में फर्रुखशियर ने क्या किया था भाई साहब, उन्होंने क्या किया, इन्होंने सूबेदार बना दिया, किसको, सूबेदार नियुक्त किया। और सूबेदार किसको बनाया भाई साहब, सूबेदार बनाया गया इसी मुर्शिद कुली खां को, ठीक है। क्या है, मुर्शिद कुली खां, कुली खां। फर्रुखशियर के कार्यकाल में सन 1717 में सूबेदार नियुक्त किया गया, और सूबेदार कौन था, वही था जो पहले दीवान था। कहने का मतलब पहले क्या था, पहले कहने का मतलब औरंगजेब के समय, औरंगजेब पहले मतलब औरंगजेब के समय ये किस पोस्ट पे था भाई साहब, दीवान के पोस्ट में था, जो बाद में फर्रुखशियर के समय सन 1717 में ये क्या बन जाते हैं, सूबेदार बन जाते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर पूरा जो है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं, कहने का मतलब है पूरी सेना, पूरी सेना ये खुद रखेंगे। अब पहले तो पैसा वैसा बस रखते थे, पैसे, पैसा कौड़ी का ही हिसाब रखते थे, दो चार सेना को जो है दो चार लोगों को रख लेते कि कुछ चोरी चकारी न करे। लेकिन पूरी जो है सेना अब किसके हाथों में आ गई, मुर्शिद कुली खां के हाथों में आ गई। जब ये सूबेदार हो गया तो कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था तैयार करेगा, कानून व्यवस्था बनाएगा। और कानून व्यवस्था बनाने का मतलब है एक सेना का तैयार करना, एक बहुत बड़ा सेना रखना। तो मुर्शिद कुली खां जब सूबेदार बना तो बहुत बड़ा ये सेना रखने लगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या होगा, मैं फर्रुखशियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां थोड़ा हम चलते हैं, चलिए हम कहा थे भाई, ये है आपका जो है बंगाल है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब, बंगाल है। अब स्थिति कैसी बन रही है, अब स्थिति कैसे तैयार हो रही है, ये आपका बंगाल है, और बंगाल का जो सूबेदार है, बंगाल का जो सूबेदार है वो कौन है, अब मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। बंगाल का सूबेदार कौन है भाई साहब, मुर्शिद कुली खां। और इस तरफ अब दिल्ली आगरा के पास, ठीक है, ये क्या है, दिल्ली आगरा, ठीक है। दिल्ली आगरा में कौन बैठा है भाई साहब, दिल्ली आगरा में मुगल बादशाह है, मुगल साम्राज्य है। और मुगल साम्राज्य में कौन है, मुगल साम्राज्य में कौन है, अभी जस्ट नाम लिए, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है, ठीक है। फर्रुखशियर एक क्या है,
उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है। और आपको ये भी पता होगा कि फर्रुखसियर गद्दी में कैसे बैठा, गद्दी में ये किस गुट के सहारे बैठा। ठीक है, तो सैयद बंधु के सारे जो हिंदुस्तानी गुट के हैं, हिंदुस्तानी गुट, आपको अब ध्यान आ रहा होगा मैं बोल दिया तो, हिंदुस्तानी गुट या जिसको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, या जिसको हम क्या कहते हैं, सैयद बंधु, सैयद बंधु। और सैयद बंधु में दो भाई थे, एक था अब्दुल्ला खां और दूसरा हुसैन अली। ये नाम याद आ रहा होगा आपको, हुसैन अली। अब समझते हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतनों जो है मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। और इसी के बीच आपको देखने को मिलता है जो जो औरंगजेब का पुत्र है मुअज्जम, औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह बोला गया है, बाद में बहादुर शाह बोला गया है। इसी मुअज्जम, इसी बहादुर शाह जो उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला सम्राट था, उनके बाद, ठीक है, उनके बाद जो बने वो जहांदार शाह थे। ठीक है, उनके बाद जो बने कौन थे भाई, जहांदार शाह थे। और इनके समय आपको देखने को मिलेगा, जहांदार शाह के बाद जो क्या देखने को मिलेगा कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में शासकों के बीच, शासक की जब मृत्यु हो गई तो उनके भाइयों के बीच गद्दी के लिए, इनके या उनके पुत्रों के बीच या उनके संबंधियों के बीच गद्दी के लिए युद्ध नहीं हो रहे थे, लड़ाई नहीं हो रहे थे, उन दरबारियों के मध्य हो रहे थे। दरबारियों में गुट बन गया था, आप पढ़े पहले मैं बता चुका हूं, दरबारियों में गुट बन गया था कि दरबारी दरबारी एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जिसका बोलबाला होगा, जिसकी लाठी होगा उसकी भैंस होगी। कहने का मतलब है जिस दरबारी का जो है वो अत्यधिक ताकतवर होगा, उन्हीं के पहचान वाले क्या बनेंगे भाई साहब, उन्हीं के पहचान वाले उत्तर मुगल बादशाह बनेंगे। तो जिनमें से आप देखे थे हिंदुस्तानी गुट देखे थे, अफगानी गुट देखे थे, तुरानी गुट देखे थे। ठीक है, तो ये सारे गुट में जो है चार अलग अलग गुटों में बच गया था। और जो गुट जिसको बनाना चाहेंगे, जिस गुट का बोलबाला रहेगा, जो बहुत ताकतवर होंगे, ठीक है, वही का पहचान वाला व्यक्ति बनेगा। इनमें से एक हिंदुस्तानी गुट के दो भाई थे, जिसको हम नाम देते हैं सैयद बंधु। और सैयद बंधु में दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इसी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से, इसी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से मुगल बादशाह फर्रुखसियर क्या बना था भाई साहब, बादशाह बना था। फर्रुखसियर क्या बना था, बादशाह बना था। और फर्रुखसियर ने ही इसी अब्दुल्ला हुसैन को अपना वजीर बनाया था और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया था। मीर बख्शी, समझिएगा, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो हर वक्त जो है मुगल बादशाह के साथ रहे, मुगल बादशाह को अपनी राय दे। ठीक है, समझते ना, प्रधानमंत्री वजीर। मीर बख्शी का मतलब है सैन्य शक्ति इनके पास रहेगा। कहने का मतलब सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन इसको दी गई। मीर बख्शी कहने का मतलब है, मुगल बादशाह में मीर बख्शी का कहने का मतलब है सैन्य प्रशासन इनको दिया गया था। बाद में जब फर्रुखसियर को पता चलता है, बाद में हम फर्रुखसियर को पता चलता है कि दोनों भाई सैयद बंधुओं का इस राज्य की व्यवस्था पर, इस राज्य की कानून व्यवस्था पर भी जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके कार्यों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि फर्रुखसियर इन दोनों भाइयों को मारने का प्लानिंग बनाया था। मारने का क्या था, प्लान चल रहा था, प्लानिंग बनाया था भाई साहब, इनको मारने का प्लानिंग बनाया था। बाद में आपको ये भी पता चलता है कि सैयद बंधु ने खुद फर्रुखसियर को मार दिया था। ये सारी बातें अलग चल रही है,
जब मारने का प्लानिंग बना रहे हैं, सैयद बंधुओं के बीच हस्तक्षेप हो रही है, सारी बातें जब मुगल शासन में चली, तब मुर्शिद कुली खां को ध्यान आया कि फर्रुख सियर तो वैसा यूं ही है। जब फर्रुख सियर कोई और के सहारे बन सकता है, ठीक है, उसको कोई और गद्दी पर ला सकता है, ठीक है, सुबह तो मैं नियुक्त हो चुका हूं, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस बंगाल को अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। जब ये क्या चल रहा था, फर्रुख सियर के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो, ठीक है, वो सैयद बंधुओं के मतभेदों पर वो जो है अपनी जो है उधर अपनी अलग ही दुनिया चला रहे थे, ठीक है, सैयद बंधुओं के बीच उनका जो मतभेद है वो मतभेद चल रहा था, तो उनका ध्यान कहां पर केंद्रित था, उनका पूरा ध्यान सैयद बंधुओं पर केंद्रित था, ठीक है, अरे जान का खतरा है भाई, उनको राज्य भी चलाना है, इतना बड़ा साम्राज्य भी चलाना है, ठीक है, तो ध्यान सबका जो है, उनका ध्यान पूरी तरह से कहां पर केंद्रित था, सैयद बंधु की तरफ केंद्रित था, और इसी का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का सूबेदार है, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र करके नए राज्य का निर्माण कर दिया, नए राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक है, किसका, बंगाल का निर्माण कर दिया, ठीक है, तो कहने का मतलब इसलिए हम क्यों बोलते हैं, इसलिए हम ये हेडिंग क्यों डाले हैं भाई साहब, इसलिए क्यों हेडिंग डाले हैं कि मुगलों से अलग होकर बने राज्य, क्योंकि मुगलों का ये क्या था, पहले ये सूबा था या प्रांत था, बाद में क्या हुआ, बाद में यही अलग होकर क्या बना, ठीक है, अलग राज्य बना, ठीक है, अलग चीजें, ठीक है, क्या हुआ, यही अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां है, नए स्वतंत्र स्वतंत्र का जो है क्या कर देते हैं, अपनी स्वतंत्रता का जो ऐलान कर देते हैं, बंगाल के जो है अब नवाब का ऐलान कर देते हैं, पहले वो सूबेदार था, अब बंगाल के नवाब का ऐलान कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, तो क्या, तो क्या फर्रुख सियर, क्या फर्रुख सियर अब यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्या फर्रुख सियर क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो याद रखिए फर्रुख सियर तो खुद, समझिएगा, फर्रुख सियर तो खुद दूसरे के सारे सैयद बंधु के सारे ये बना हुआ है, उनका दिमाग इनके अंतर्गत है, कभी भी एक दूसरे पर मार काट डालने की बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाएगा तो ये बंगाल को देखेगा, फर्रुख सियर को भी पता था कि अगर मैं कुछ करूं, तो क्योंकि ये सैयद बंधु को मारने का प्लान बना रहे थे, और सैयद बंधु खुद फर्रुख सियर को मार देते हैं बाद में, तो जब ये चीजें चल रही तो उसके दिमाग में बंगाल प्रांत वगैरह थोड़ी घूमेगा भाई, आया तो था, चलो भाई तुम ले लिए तो ले लिए, बंगाल नया राज्य बना लिए, मेरी जान तो बचेगा, ठीक है, मैं अब ये इस पर उलझे हुए तो इस पर फालतू उलझ के अपनी जो है अपनी जान को तो और दांव पे नहीं लगाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये तो सैयद बंधु के ऊपर उलझे हुए उनके जो है उनकी उनके बीच मतभेद चल रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो इसीलिए फर्रुख सियर कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, फर्रुख सियर कुछ भी नहीं करते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब तुम बन गए तो बन गए, रहने दो, अपना काम करो, और जो भी है, ठीक है, चलिए, तो अभी तक फिलहाल हम क्या देखे हैं, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम बातें की हैं किसकी, अभी बंगाल अस्तित्व में कैसे आया, हम सिर्फ अभी क्या बातें की हैं भाई साहब, सिर्फ बंगाल अस्तित्व में कैसे आया, बंगाल, ठीक है, कैसे नए राज्य का जो है स्थापना करी, ठीक है, बंगाल एक नए राज्य के रूप में कैसे उभरी है, सिर्फ इतनी ही बातें की हैं अभी, अभी तो पूरा अभी बंगाल के नवाबों की बातें हैं, ठीक है, चलिए, तो हम क्या देखने वाले हैं इसके बाद, बंगाल के नवाब की चर्चा करेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं भाई, लिख लेते हैं, अरे यार, चलिए, बंगाल के नवाब,
तो सबसे फर्स्ट तो वही है जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिद कुली खां का जो समय रहेगा वो सन 1717, क्योंकि 1717 में फर्रुखशाह बनते हैं और इसी समय ये क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं। हालांकि पहले से ये सूबेदार थे, पहले से औरंगजेब के समय दीवान की पोस्ट में थे, फर्रुखशाह के समय सूबेदार की पोस्ट हासिल के लिए और खुद नए राज्य का नवाब बन गए। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां, चलिए 1727 ईस्वी। इनके बाद 1727 में इनके बाद कौन बनते हैं, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन का समय काल सन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। वहीं पर थर्ड नंबर में हम जो बातें करेंगे, सरफराज खान। सरफराज खां, और सरफराज खां का जो समय चलेगा वो चलेगा सन 1739 ईस्वी से लेकर सन 1740 ईस्वी तक। चौथे नंबर में जो बातें करेंगे वो है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां का जो समय है वो सन 1740 से लेकर सन 1756 ईस्वी। पांचवें नंबर पर जो बातें करेंगे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का जो समय काल सन 1756 से लेकर सन 1757 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर मीर जाफर और मीर जाफर का समय रहेगा सन 1757 से लेकर सन 1760 ईस्वी तक। सातवें नंबर में हम देखेंगे मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। मीर कासिम कितने बार, दो बार बनते हैं, दो बार आपको उनका समय आपको देखने को मिलेगा। एक बार सन 1760 से लेकर सन 1763 ईस्वी तक देखने को मिलेगा, और दूसरी बार सन 1763 से लेकर सन 1765 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद हम जो देखेंगे वो आठवें नंबर में नजमुद्दौला। नजमुद्दौला नजमुद्दौला का समय सन 1765 से लेकर सन 1766, एक वर्ष। और उसके बाद हम देखने वाले हैं सैफ-उद-दौला। सैफ-उद-दौला, और सैफ-उद-दौला का समय काल रहेगा सन 1766 से लेकर सन 1770। तो ये है आपके क्या भाई साहब, बंगाल के नवाबों की चर्चा करेंगे। ठीक है, बंगाल के कौन कौन से नवाब हैं, तो मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, वो तो खैर उनके बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन इनके समय और क्या क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, जान लेंगे। तो एक एक करके हम बातें करेंगे, क्या बात है, कैसी है, सभी चीजें। लेकिन इतनी सारी बात हो चुकी है, तो इतनी सारी बात हो चुकी है, तो इस बात को हम यहीं तक रहने देते हैं। आज की क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जो बंगाल का एक और जो है क्या होगा, एक टॉपिक और आएगा बंगाल के बारे में, और हम बातें करेंगे पूरा नवाब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूरा नवाब के बारे में बात करेंगे। तो एक जो है लेक्चर और आपको देखने को मिलेगा मेरे तरफ से बंगाल के बारे में। तो 18वीं शताब्दी में नवीन राज्य के जो निर्माण हुए हैं, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे।